2-3 दिन कंटेंट मिल गया। कंटेंट मिल जाएगा। सो आपने बहुत सारे हाईवेज वगैरह या रोड के साइड में देखा होगा, गवर्नमेंट ने बोर्ड लगा रखा है 60, 30, 40, 50। मैं पहले ये सोचता था यार माइल्स पर आवर या किलोमीटर पर आवर, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। सो मैं माइल्स समझ के चलाता था, बट दैट डजेंट मैटर, मतलब वैसा नहीं सोचना चाहिए। एक बेसिक इंडिया का आप देखोगे हाईवेज में, इंडियन हाईवेज में एक बेसिक क्रूजिंग स्पीड जो नॉर्मल है, आप हर गाड़ी में कर सकते हो। एक स्प्लेंडर से लेके 200 सीसी से लेके आपका 1200 सीसी गाड़ी में एक क्रूजिंग स्पीड होता है 80 to 120, जैसा आप भी बता रहे थे, 80 to 120, उसी के बीच में खेलो आप। बट ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली जगह देख के, उसके अलावा ऑफ कोर्स थ्रॉटल हाथ में होता है तो फिर मन कर ही जाता कभी कभार, बट वही बात है, घूम फिर के जगह देख के, बिकॉज सेफ्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि आपको भी घर जाना है। ऐसा नहीं है कि एक साइड का जर्नी है, लाइफ इज़ अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। ज़रूरी नहीं है कि यार जैकेट्स पहने, सेफ्टी गियर्स लगे तो उसका यूज़ करो, दैट इज जस्ट इन केस कुछ हो उसका करना हो, ज़रूरी नहीं है। और हाँ, जैसे कि बाकी शुभांजन और नवीन ने बताया, और एक और चीज़ है यार, विजिबिलिटी। देखो, विजिबिलिटी अगर रहे, और अगर तुमको पता है कि हाँ भाई मेरी बाइक मैं 100 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, ये यहाँ तक में ब्रेक लग जाएगी, हाँ ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्रूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बैठ रहा कॉन्फिडेंस, 80 पे क्रूज़ करो, आराम से चलाओ, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था, तो जब यार मैं इसको भी जब स्टार्ट किया था चलाना, तो मैं 70-80 पे ही क्रूज़ कर रहा था। क्योंकि तुम कोई भी बाइक लो, तुम्हें पहले उसको चलाना सीखना पड़ेगा। चलाना इन द सेंस कि तुम्हें पता होना चाहिए, हर बाइक का ना फील एक्सपीरियंस अलग होता है। बाइक के साथ एक कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे ब्रेक्स कब तक लगेंगे, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर पूरे ब्रेक अप्लाई किए तो भाई गाड़ी मेरा यहाँ तक रुकेगा। उस हिसाब से अपना क्रूज़ करो और बी सेफ़, ठीक है। स्पीड लिमिट्स एक्सीड मत करो, हम तो नहीं करते हैं। हाँ, अलग बात है कि कभी कभी चालान कट जाता है, बट स्टिल हमारी गलती नहीं होती, हमारी गलती, कैमरे की गलती होती है। और चालान मैंने भर दिया है। और एक जो प्रॉब्लम आता है कि जैसे सुभंजन दा ने बताया कि बाइक्स की स्पीड 60 होती है, कार्स की 80 होती है। तो मैं प्रॉब्लम में फंस गया था कि एक मैं कार को ओवरटेक कर रहा था, कार स्लो थी, तो पीछे से जो कार आ रहा था उसने हॉर्न दिया, ठीक है। अब उसका स्पीड तो 80 है, लेकिन मैं 60 से ऊपर नहीं कर सकता। वो पीछे से हॉर्न दिया जा रहा, मैं एक्सीड कैसे करूं, डर लगता था कि कैमरा के आगे ना आ जाऊं, ये भी प्रॉब्लम होता है। तो थोड़ा वेट करके फिर साइड आना पड़ा, उसके बाद वो कार पास हुआ। तो सरकार को देखना चाहिए कि सबकी स्पीड बराबर रखे। एक बेसिक सी चीज़ है, इंडियन रोड्स आर नॉट फॉर बिगिनर्स। या वो भी सही बात है। कब कौन कहाँ से आ जाए ना, भाई कहीं से ना आए ना, जिस दिन किस्मत खराब उस दिन ऊपर से निकलेगा। सही बात है। ऐसा ऐसा जगह देखा है ना, ऐसा ऐसा जगह भाई ट्रक चलाते ऐसे, भाई साहब गजब गजब। आंध्रा में तो मजाक है, सॉरी मेरे को पता है बहुत अच्छे राइडर्स होंगे, बट आंध्रा के रोड इतने चौड़े हैं, 6 lanes मोस्टली, अलग अलग लेवल है वहाँ का, मतलब खत्म ही है। So guys, this is like real experiences they are sharing, है ना, कि इनके रियल एक्सपीरियंसेस है जो कि रोड यहाँ पे क्या है। तो लेट्स कम डाउन क्विकली टू द बाइक मेंटेनेंस एंड कॉस्टिंग के बात पे। सही बात है। मेंटेनेंस और कॉस्टिंग सबसे सस्ता तो मेरा ही गाड़ी होगा। मीन्स जब भी जाओ 1000-2000 के अंदर हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर एक राइड में कुछ ना कुछ टूट जाता है। ठीक है, तो हाँ, एक राइड पे चेन ब्रेक हो गया था, तो चलो ठीक है, नया चेन लगा लिया। अब हुआ ये था कि चेन मुझे लगा कि जॉइंट से टूटा होगा, लेकिन वो जॉइंट से नहीं, वो बीच कहीं से टूट गया था। तो जैसे कि देव भाई ने बताया था कि आप एक लॉक रखो, चेन लॉक, जिससे कि आप वो जॉइंटर जो होता है उससे आप बच सकते हो इस टाइप के सिचुएशन से। फिर दूसरा है कि इसका टैपिट नॉइज़ आने लगा, जो कि जो आपका टाइमिंग चेन होता है उसका एक टेंशनर होता है, तो वो एक बार ख़राब हो गया था, तो फिर उसको चेंज करना पड़ा। वो बेसिकली होता है कि जब आप मतलब गाड़ी का फुल थ्रॉटल दे के चलाओ, जैसे कि 130 तक जाता है तो 130 चलाते रहो, तो वैसा क्रूज़ नहीं करना है टॉप एंड तक, मतलब उसके 60-70% यूज़ करो, बाइक का पूरा पावर यूज़ ना करो, वो एक चीज़ है। नवीन भाई, ये टैपेट का नॉइस सिंगल सिलेंडर का हाई कंप्रेशन गाड़ियों में तो बहुत कॉमन ही है, हो सकता है गाड़ियों में। ये मैं बिकॉज पहले डॉमिनर ओन करता था, डॉमिनर में भी मैंने फील करा, वो आया था ना। इस पे कमिंग टू रॉयल एनफील्ड सेम चीज़। तो एक वो जो आप बोल रहे हो वो हाई एंड वाला तभी आता है,
हाँ 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 तभी उनका आना सिग्नल शुरू भी होता है। काफी था। हाँ पूरा उसका ये अगर सिंगल सिलेंडर हाई कंप्रेशन गाड़ियों का एक प्रॉब्लम उसका है प्रॉब्लम। ओके। और बाकी मेंटेनेंस कॉस्ट सस्ता है मेरे गाड़ी में, मीन्स इंजन ऑयल भी 1500 का चेंज हो जाता है, और ओवरऑल मतलब अगर आप 2 से 3 हज़ार लेके चलो तो हो ही जाता है, और पार्ट्स जो चेंज होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन बेसिक जो है 2 से 3 हज़ार में हो ही जाता है। इंटरवल्स कितने इंटरवल्स में कितने किलोमीटर ये एक था कि 5000 किलोमीटर में सर्विस है, लेकिन इसका इंजन ऑयल 2500 में चेंज हो जाता वो तो है। कंपनी रिटर्न है, वो तो हाँ, ठीक है, वो एक आइडियल कंडीशन में हाँ, कंपनी हाँ, बताती है। हाँ। फिर हम लोग का यूजेज के हिसाब से हाँ यूजेज के हिसाब से, जैसे कि आप किलोमीटर आपका जब कंप्लीट हो गया 2500 तो बस चेंज कर दो, वो चीज़ है। और एक चीज़ मैंने गौर किया कि मतलब जो ल्यूब आप यूज़ करते हो, बहुत सारा आप ल्यूब यूज़ करने के बाद पता चलता है कि कौन सा इंजन ऑयल सही है। तो जैसे कि फ़िलहाल के लिए मोटुल का सही चल रहा है मेरे बाइक पे, 7100 का 40 वाला। फुल सिंथेटिक है। हाँ फुली सिंथेटिक है। एक 300 आता जो कि रेस बाइक्स के पे यूज़ होता है, वो भी यूज़ किया बट वो मज़ा नहीं आया। ठीक है दे बाइक, डिसिपेशन कंट्रोल करता है आप बेसिकली। हाँ हाँ वो जो 10W50 होता है वो मतलब 10 जो है वो कोल्ड स्टार्ट के लिए ऐसा मतलब -10 to 50 डिग्री। हाँ हाँ, और जो 50 है वो ओवर टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है, मतलब वो जो लेवल्स उनका दिया रहता है इंजनों में। ठीक है देव भाई को पास करते हैं। भाई मेरा बहुत ज़्यादा है और मैं लास्ट में सो देव भाई लास्ट में आएंगे बिकॉज वो देख रहे हो ब्रांड वहाँ पे, हमारा देसी गाड़ी है ये और सबसे अच्छी बात दो जनरेशंस, दो जनरेशंस। सो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ नवीन भाई से। वैसे गाड़ी अभी 1.5 महीने ही हुआ मेरे को परचेज़ किए हुए, कुछ 3000 किलोमीटर चल गया। एक सर्विस हो चुका और एक कराना है, अभी रिसेंटली करवाऊँगा। तो गाड़ी जैसे पिछले टॉपिक में हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि गाड़ी के साथ एक कनेक्शन बनाना चाहिए, तो गाड़ी के साथ आपका कनेक्शन जब बन जाएगा ना, आपको खुद फील हो जाएगा कब आपको इंजन ऑयल चेंज करना है या टॉपअप कराना है। बेसिकली आई वुड से कि टॉपअप ना कराओ। कंपनी कहती है हर 5000 किलोमीटर पे एक 5000 पे इंटरवल पे टॉपअप, दूसरे 5000 पे चेंज। तो बट 10,000 पे आप चेंज मत कराओ। आप डेफिनेटली वो देखो गाड़ी के साथ आपका कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है गाड़ी, कैसा आपका हीट हो रहा है, कैसा हीट डिसिपेशन है, उसके हिसाब से ऑयल चेंज कराओ और सर्विस तो रेगुलर इंटरवल पे कराते जाओ। सो नवीन भाई एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप पुराने हिमालयन ओनर हो, आपके साथ आप रॉयल एनफील्ड का विज़िट करते ही हो सर्विस सेंटर, तो क्या बाहर का अपार्ट फ्रॉम रॉयल एनफील्ड इंजन जो लुब्रिकेंट है वो यूज़ करने से कुछ वारंटी पे इशू आता है? वारंटी पे इशू नहीं आता होगा क्योंकि जब तक उनको पता ना चले। वारंटी पता है क्यों? हाँ तुम लोग चेंज कराना करा लो, पर जब तुम वारंटी क्लेम करते हो हाँ। तो कंपनी ना रिकॉर्ड देखती है कि तुम्हारे इंजन ऑयल कितना चेंज हुआ है। अब अगर कंपनी रिकॉर्ड्स पे नहीं है तो देखो पैसे सबको बचाने हैं अपने, वो ठीक है। वो सीधा सा बोलेगा कि भाई तुम टाइम से नहीं चेंज करवाए हो तो तुम अपना देख लो, तुम्हारा तो नहीं हो रहा। नहीं वो जो फ्री सर्विस पीरियड था उस पर सारा कंपनी वाला चेंज हुआ है। उसके बाद जो है जो मैंने अपना पर्सनल यूज़ किया था वो ऐसा यूज़ हुआ है। पर तो बेटर है, बाहर वाला ज़्यादा बेटर है, बाहर वाला ज़्यादा बेटर है, बाहर बेटर है। वो इस पे चलता नहीं है। तो यार देखो बाइक्स अलग अलग है। अब अगर आप थोड़ी ऊंची बाइक लोगे तो उसका मेंटेनेंस आपको अलग रहेगा, ठीक है। पर बात क्या हो जाता है ना कि जैसे जो बाहर की कंपनीज़ है और जो इंडियन कंपनीज़ है, इंडियन कंपनीज़ जो चार्ज करती है वो एक स्पेसिफिक लेबर कॉस्ट है। इन सब गाड़ियों में लेबर कॉस्ट तब जुड़ता है, मतलब एक लेबर कितने टाइम से है। तो इसका मान लो कि जैसे मैंने इसका फर्स्ट सर्विस करवाया था, सेकंड सर्विस करवाया था जिस पे इसका चेंज हुआ था इंजन ऑयल वगैरह, तो मेरे को लेबर कॉस्ट लगभग पड़ा था कुछ 4,500, और जबकि इस पे खाली इसका खर्चा था 3,500 का। और वो ये हो गया था, और उन लोगों ने इस मतलब जो टाइम लगा वो इसलिए टाइम लगा क्योंकि नीचे का नट नहीं खुल रहा था। तो ये थोड़ा टू एंड फ्रो कॉन्वर्सेशंस हुए थे मेरे साथ। बट हाँ बात वही है कि भाई हाथी रखोगे तो पालना तो पड़ेगा ही, ठीक है। सो शौक की बात है ना। उसी से हाँ नहीं उसी से रिलेटेड कमिंग बैक टू आवर होस्ट जो सबसे ज्यादा हाई सीसी गाड़ी Z900। आप भी बताओ रित्रा, आपको कैसा आपका सर्विस एक्सपीरियंस बता दो। सर्विस एक्सपीरियंस अगर बोला जाए तो सर्विस प्रोवाइडर इज़ वेरी नाइस, ठीक है। कावासाकी इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर, एटलीस्ट मैंने तो बहुत अच्छा फेस किया है। तो बट कमिंग डाउन टू द
कॉस्ट पार्ट इट्स वेरी एक्सपेंसिव यू नो। जैसे देव भाई बोल रहे थे कि TRK पे इन्हें कितने 4,000 4,000 आपका लेबर कॉस्ट, आप लेबर कॉस्ट का बता दो 4,000 जैसे, तो वैसे ही कुछ 4.5 से 3.5 के बीच में रहता है इसका लेबर कॉस्ट एंड उसके बाद ऑयल्स एंड ऑल वगैरह। लेकिन मतलब आप अगर एक बार अगर सर्विस करवाते हो आफ्टर योर डेजिग्नेटेड टाइम लिमिट्स और जितना भी आपका किलोमीटर्स रन कर चुके होंगे, तो इतना जान लो 15,000 तक का पकड़ लो, पॉकेट से हल्का होने वाला है हर बार हर बार। आराम से। एंड डिपेंड्स, अगर कोई साल भर का राइट नवीन साल भर का बजट है हमारा। मेरा तो 6 महीना 6,000 किलोमीटर। हाँ, कुछ फिजूल खर्चा है जो सब बचा सकते हैं। जैसे अपना वो हो गया, चेन क्लीन वगैरह हो गया, ठीक है, वो आप अपना रखो करेक्ट कम। चेन क्लीन वगैरह हो गया, वो आराम से तुम घर पे कर सकते हो। टूल बॉक्स है, आगे का ब्रैकेट खोलो, चेन साफ कर लो, चेन बराबर एकदम चमका दो, ठीक है। बाइक का वॉशिंग, अंदर में 400-500 रुपये लेते हैं वॉशिंग, बाहर में 100 रुपए फोम वॉश। भाई 150-200 रुपये दे दोगे ना, चाय भी पिलाएगा बैठा के। बेस्ट 200 रुपये दे दो, बैठा के तुमको चाय पिला के जाएगा। अगले बार से घर से बुला के लेके आएगी कि भैया आ जाइए, ठीक है। तो और एक चीज़ और है कि यार बहुत लोग ना चेन वगैरह क्लीन करने के लिए डीजल का यूज़ करते हैं। मैं भी पहले करता था, बट उसके बाद ना मैंने सोचा कि यार जब डीजल का यूज़ हो ही रहा है तो ये महंगा चेन क्लीनर का क्या यूज़ है। करेक्ट। तब मेरे को पता चला कि डीजल और वो चेन क्लीन वाले जो रहते हैं ल्यूब्स, तो डीजल में कुछ ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं जो आपके ओरिंग को काटते हैं, और वो चीज़ उस पर नहीं रहता है जो भी अपना चेन क्लीन वाला रहता है। तो यार चेन क्लीन से ही किया करो। डीजल कहीं ना कहीं फ्लेमेबल है, हीट होगा फ्लेम। हाँ नहीं, वो तो उड़ जाएगा, वो तो साफ कर दिया ना, उड़ जाएगा, पूरा मस्त हो जाएगा, ग्रीस व्रीस सारा चीज़ हट जाएगा, नया हो जाएगा। पर ना वो धीरे धीरे ना ओरिंग को काटते रहता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। बाकी चेन वगैरह ल्यूब रखो और क्या, गाड़ी मस्त रहेगा। चेन ल्यूब रखो, इंजन ऑयल डालो, बराबर, वही 2 चीज़ और फिल्टर चेंज करना मत। और अगर आपके पास बहुत टाइम है, हाँ, परफॉर्मेंस अगर आपको बहुत अच्छा चाहिए, मतलब सबको तो चाहिए, ठीक है। नहीं वो क्या कहते हैं, इंजन फ्लश, इंजन फ्लशर, लेकिन बहुत पीरियड के बाद, बहुत 10,000 पीरियड के बाद। क्योंकि क्या हो जाता है ना कि देखो, जब ये जो 10W50 है, तो इंजन ऑयल ना अपना विस्कोसिटी छोड़ती है। तो विस्कोसिटी अगर मैं समझाऊँ तो गाढ़ापन, ठीक है। तो जब वो जैसे 50 डिग्री हो जाता है, तो 50 डिग्री के ऊपर ना वो कार्बन्स बनाती है, और 10 डिग्री से नीचे कार्बन फिर से कार्बन बनाती है, क्योंकि इट्स अ केमिकल। तो हर केमिकल का अपना कॉम्पोजिशन है। तो वो जो कार्बन बनाती है ना, वो आपके वही हाउसिंग पे ही रह जाता है, मेनली तो क्लच वाले हाउसिंग पे रह जाता है। तो फ्लश क्या करती है ना, फ्लश उसको पूरा निकाल के ख़त्म कर देती है, अंदर साफ़ कर देती है पूरा। तो 10,000 किलोमीटर पे कराने की कोशिश करो, बाकी क्या है यार, गाड़ी मस्त रहेगा।